हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज न्यूटन के गति के नियम। ये चैप्टर वैसे तो फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इससे पहले हमने गति की चैप्टर के बारे में पढ़ा हुआ है, जिसमें हमने वेग, चाल, त्वरण, इन सब टर्म्स के बारे में सीखा था। लेकिन वहां पर हमें इनके कारणों के बारे में, गति के कारणों के बारे में कोई बात पता नहीं चली थी। वो चीज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं, जिसका नाम है न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन के गति के नियम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी बेसिक चीज बता देता हूं कि यहाँ पर न्यूटन ने अपनी जो बातें कही हैं उनको 3 नियमों में समेटा है, और इसमें सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं विद फर्स्ट लॉ, न्यूटन का प्रथम नियम। तो न्यूटन का प्रथम नियम को गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब बात आती है इसका स्टेटमेंट क्या है, पहले एक बार इसको हम समझ लेते हैं और फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट कहता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर एवं एक समान रूप से गतिशील है तो सरल रेखीय पथ पर निरंतर गतिशील रहेगी जब तक उसकी अवस्था में परिवर्तन करने वाला कोई भी बाह्य बल ना हो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लिखी हुई है, बाह्य बल। मतलब मैं कह सकता हूं किसी भी वस्तु की स्थिति को चेंज करने का जो सबसे मुख्य कारण जो है वो कौन है, दैट इज बाह्य बल। मतलब बिना बाह्य बल के हम किसी भी वस्तु की स्थिति को चेंज नहीं कर सकते। कहने का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो यदि मुझे उसकी स्थिति को परिवर्तित करना है तो मुझे किसकी जरूरत होगी, बाह्य बल की। यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है और मुझे इसकी स्थिति परिवर्तित करनी है तो किसकी जरूरत होगी, बाह्य बल की। तो एक मैं कह सकता हूं कि यहां से न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो किसको डिफाइन करता है, बाह्य बल को डिफाइन करता है। अब बात दिमाग में आती है बल होता क्या है, उसको मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं। तो ये नियम बल को परिभाषित करता है। इसको सिंपल एग्जांपल से हम समझेंगे, लेकिन पहले बल क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो बल एक तरह का खिंचाव है या धक्का है जो किसी भी वस्तु की स्थिर अवस्था या एक समान गति अवस्था को परिवर्तित करता है या परिवर्तन करने की कोशिश करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल यहां पर रखी हुई है तो मतलब किस अवस्था में होगी, स्थिर अवस्था में वो यहां पर होगी। लेकिन जैसे ही मैं उस पर बाह्य बल लगाऊंगा, बल लगाने का मतलब क्या हुआ, क्या हम उसकी स्थिति को परिवर्तित कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। वो अपनी स्थिर अवस्था से किस अवस्था में आ जाएगी, गति अवस्था में आ जाएगी। किसके कारण हुआ, हमारे द्वारा लगाए गए बाह्य बल के कारण। लेकिन इसका एक मतलब यह भी है, जैसे मान लीजिए मैं इसी बोर्ड पर बल लगाता हूं। अच्छा, यदि बोर्ड पे बल लगाऊंगा इसका मतलब क्या हुआ, क्या इसकी स्थिति में मैं परिवर्तन कर पाया, नहीं। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है कि हमने बल नहीं लगाया, बल तो लगाया है, पर वो बल किसी न किसी दूसरे बल के द्वारा संतुलित हो गया है। इसका एक सिंपल सा मतलब यह हुआ कि बल या तो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करने की कोशिश करेगा या उसको परिवर्तित कर देगा। कह सकता हूं नहीं। तो यहां पे 2 बातें लिखी हुई है, या तो उस वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करता है या परिवर्तन करने की प्रवृत्ति रखता है। बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक दिमाग में बात आती है बल क्या क्या कर सकता है। तो वहां पे है बल के प्रभाव। तो सबसे पहले एक वस्तु की चाल को परिवर्तित कर सकता है। सिंपल सा एग्जांपल मैं समझा सकता हूं। जैसे मान लीजिए एक आपने सबने क्रिकेट खेला होगा, क्रिकेटर में जब एक बॉलर बॉल को फेंकता है और एक बैट्समैन उसको हिट करता है। अच्छा, बैट्समैन जब उसको हिट करता है इसका मतलब क्या हुआ, क्या वो बैट के द्वारा उस बॉल के ऊपर बल लगा रहा है, उस बल के कारण क्या हुआ, उसकी चाल में परिवर्तन हो जाता है। होता है कि नहीं होता। जो बॉल बहुत धीरे से आती है किसी और दिशा में चली जाती है, अर्थात वो उसकी गति की दिशा को भी बदल सकता है। वस्तु की गति की दिशा को कौन बदल सकता है, बाह्य बल बदल सकता है। मतलब बॉल आ रही है, हमने उसकी दिशा को बदल सकते हैं, किसके द्वारा, बाह्य बल के द्वारा। कह सकते हैं नहीं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट इफेक्ट आता है, वस्तु के आकार या आकृति को भी परिवर्तित कर सकता है। बल जो है, जैसे आपने देखा होगा स्पंज जो होता है, यदि हम उसको बल लगाते हैं, बल लगाने से क्या होता है, क्या उसकी आकृति में परिवर्तन आता है। तो इसका मतलब बल से 3 तरह के प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। वो किसी भी वस्तु की चाल को परिवर्तित कर सकता है, किसी भी वस्तु की दिशा को परिवर्तित कर सकता है, दिशा और चाल दोनों को परिवर्तित कर सकता है, या फिर मैं कहूं तो यहां पर उस वस्तु की आकार या आकृति को भी परिवर्तित कर सकता है। तो एक बल के कारण इतने सारे प्रभाव उत्पन्न किए जा सकते हैं। अच्छा, ये जो लास्ट प्रभाव है वस्तु के आकार व आकृति को, ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमारा जो मेन कंसर्न रहेगा वो इन 2 पॉइंट्स को लेकर रहेगा कि या तो वस्तु की चाल को परिवर्तित करेगा या उसकी गति की दिशा को परिवर्तित कर सकता है। सबको क्लियर हुआ। अच्छा, बात आती है इस बल को मापन कैसे किया जाएगा। तो हम बात आती है इसके मात्रक क्या क्या होते हैं। तो जनरली इसके 3 मात्रक हम यूज करते हैं। पहला होता है न्यूटन, दूसरा होता है डाइन और तीसरा होता है किलोग्राम फोर्स। न्यूटन जो होती है इसकी एसआई इकाई को कहते हैं, जबकि डाइन जो है इसकी सीजीएस इकाई होती है। और किलोग्राम फोर्स जो होती है इसकी एक बोलचाल की लैंग्वेज में है, जो जनरली वेइंग मशीन वगैरह जब बाहर तोलने वाली जो मशीन होती है उसमें इसको यूज किया जाता है। अच्छा, इन तीनों में आपस में संबंध क्या होता है। तो यहां पर 1 किलोग्राम फोर्स जो होता है वो एक्चुअल में होता है जी न्यूटन के बराबर। अब जी की वैल्यू यदि 10 होगी तो हम 10 न्यूटन ले लेंगे, और जी की यदि हम 9.8 ले रहे हैं तो ये 9.8 न्यूटन के बराबर हो जाती है। अच्छा, न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन हो सकता है, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 to the power 5 डाइन। ध्यान रखना 1 न्यूटन
जो है वो ऐसा यूनिट है और जब डाइन जो है वो सीजीएस यूनिट है। लेकिन जितने भी क्वेश्चन हम जनरली करते हैं उन सब में हमें कौन सी यूनिट को यूज करना है, न्यूटन को हमें यूज करना है, जब तक स्पेसिफाई नहीं किया जाए तो। अदरवाइज हमें कौन सी यूनिट यूज करनी है, न्यूटन, क्योंकि न्यूटन कौन सी यूनिट है, एसआई इकाई है। यहां तक सबको क्लियर है। चलिए, दिमाग में एक बात आ रही थी कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को परिवर्तित क्यों नहीं करना चाहती, क्यों वो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, क्यों वो अपनी एक दिशा में समान चाल से गतिशील रहना चाहती है। उस गुण का नाम होता है जड़त्व। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट टर्म, दैट इज जड़त्व। किस प्रॉपर्टी के कारण कोई भी वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करना चाहती, क्यों नहीं करना चाहती, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, जड़त्व। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। तो जड़त्व की परिभाषा है एक पिंड या वस्तु द्वारा उसकी वर्तमान स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने का जो गुण होता है वो ही क्या कहलाता है, जड़त्व। मतलब कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में है, वो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है, क्यों रहना चाहती है, इस जड़त्व के गुण के कारण। कोई वस्तु सीधी रेखा में गतिशील है, वो सीधी रेखा में गतिशील रहना चाहती है, क्यों रहना चाहती है, इसी जड़त्व के गुण के कारण। तो मैं कह सकता हूं कि कोई भी वस्तु में जो परिवर्तन की जो उसकी विरोध करने की जो गुण होता है वही क्या कहलाता है, जड़त्व। तो जड़त्व किस चीज पर निर्भर करता है, जड़त्व जो होता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पर ध्यान रखना, जड़त्व द्रव्यमान के बराबर नहीं है। मैं ये जरूर कह सकता हूं जड़त्व जो है वो समानुपाती होगा उसके द्रव्यमान के। इसका एक सिंपल सा मतलब ये हुआ, जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा, और जिसका जड़त्व ज्यादा होगा उसमें विरोध करने का गुण भी ज्यादा होता चला जाएगा। जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी कम होगा, और ये जड़त्व कम है तो उसमें विरोध करने का गुण भी कम होता चला जाएगा। ये बात मैं यहां से बता सकता हूं। पर यह बात ध्यान रखना, जड़त्व जो है वो द्रव्यमान के इक्वल नहीं होता है। सबको क्लियर है ये बात। चलिए, तो अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु का जड़त्व भी ज्यादा होगा, उसमें विरोध करने का गुण भी ज्यादा होगा, मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन करना उतना ही मुश्किल होगा। इसको एक सिंपल से एग्जांपल से मैं समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये छोटा सा रिमोट है, यदि मैं इसकी स्थिति को चेंज करना चाहूं, इसका द्रव्यमान कम है तो मतलब इसकी स्थिति में परिवर्तन करना भी उतना ही आसान है। मैं इसकी स्थिति को यहां से यहां तक आराम से चेंज कर सकता हूं। लेकिन यदि बहुत भारी कार हो, क्या उसकी स्थिति को हम यहां से आसान से परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहां पर उसका द्रव्यमान ज्यादा है। द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा, और जड़त्व ज्यादा होगा तो उसकी स्थिति को परिवर्तन करना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं द्रव्यमान जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, जड़त्व के। अब बात आती है जड़त्व कितने प्रकार का होता है। जड़त्व मेनली 3 प्रकार का होता है। पहला होता है विरामावस्था का जड़त्व, दूसरा होता है गति का जड़त्व, और तीसरा होता है दिशा का जड़त्व। एक एक करके हम तीनों को एक्सप्लेन करते हैं और कुछ एग्जांपल इसको समझने की कोशिश करते हैं, जिनमें सबसे पहला हमारा आता है दैट इज विरामावस्था का जड़त्व। विरामावस्था का जड़त्व क्या कहता है कि कोई भी वस्तु जो है अपनी विरामावस्था को अपने आप परिवर्तित नहीं कर सकती। यदि उसे भी परिवर्तित करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, बाह्य बल की। एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए एक फुटबॉल यहां पे रखी हुई है, किस अवस्था में है, विरामावस्था में। क्या ये स्थिति को अपने आप परिवर्तित कर सकती है? क्या ये फुटबॉल अपने आप चल सकती है? नहीं चल सकती। यदि उसकी स्थिति को परिवर्तित करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, बाह्य बल की। तो यहीं पर लिखा हुआ है, यह वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा उसकी विरामावस्था को स्वयं द्वारा परिवर्तित करने की अक्षमता को बताता है, मतलब वो अपने आप अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं कर सकता। सबको क्लियर हुआ? चलिए, इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे हमने ऑब्जर्व किया होगा आप लोगों ने, जब बस या रेलगाड़ी अचानक चलना शुरू करती है तो उसमें बैठे यात्रियों को पीछे की ओर धक्का लगता है। अब हुआ क्या है, इस प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बस में बैठे हुए हैं, बस अभी विरामावस्था में थी तो हम भी किस अवस्था में थे, विरामावस्था में। लेकिन जैसे ही बस चलना स्टार्ट करती है तो हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है ये उस बस के साथ गतिशील अवस्था में आ जाता है। लेकिन बॉडी का जो अपर पार्ट है वो विरामावस्था में था, वो विरामावस्था में ही रहना चाहता है। कब तक? जब तक उस पर किसी प्रकार का कोई बाह्य बल ना लगे। इसी कारण होता क्या है, जैसे ही वो बॉडी का लोअर पार्ट आगे चला जाता है और हम अपर पार्ट वहीं रहने के कारण वो पीछे की तरफ झुक जाता है। तो ये बात भी हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं किसकी सहायता से, विराम अवस्था के जड़त्व की सहायता से। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जब आम के पेड़ की डाली को हिलाया जाता है तो उसमें से आम टूटकर नीचे गिर जाते हैं। जनरली आप लोगों ने देखा होगा, जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो उसमें जो पत्तियां या फूल या फल लगे हुए होते हैं वो उस डाली से अलग हो जाते हैं। इस बात को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये एक पेड़ की शाखा है और इस पर ये इस तरह से कोई चीज पत्तियां या फूल लगे हुए हैं। जैसे मैं इस डाली को हिलाऊंगा, डाली को हिलाने का मतलब क्या हुआ, हम इस पर एक बाह्य बल अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, बाह्य बल यदि इस पर लगाएंगे तो क्या होगा, इसकी स्थिति में परिवर्तन स्वाभाविक है। लेकिन क्या हमने इस पर किसी प्रकार कोई बल लगाया? नहीं। तो ये जिस अवस्था में था ये उसी अवस्था में रहना चाहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये उस डाली से अलग हो जाएगा। और यही चीज वो यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि विराम अवस्था का जड़त्व ये कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी स्थिति को अपने आप परिवर्तित नहीं कर सकती। उसकी स्थिति को परिवर्तित करना है तो हमें
हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बाह्य बल। चलिए एक और एग्जांपल हम लेने की कोशिश करते हैं। जनरली आपने देखा होगा जब कंबल या दरी को हम किसी डंडे से पीटते हैं तो उसमें से बहुत सारे धूल के कण बाहर निकल जाते हैं। इस बात को हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं किससे, क्योंकि हमने बल किस पे लगाया, कंबल या दरी पर, लेकिन धूल के कणों पे तो हमने कोई बल लगाया नहीं। तो वो पहले किस अवस्था में थे, विराम अवस्था में, तो बाद में भी किस में रहना चाहेंगे, विराम अवस्था में। यदि हम कंबल को बल लगा के उसको स्थिति परिवर्तित करेंगे तो कंबल या दरी तो दूर चल जाएंगी, लेकिन धूल के कण वही रहना चाहेंगे, इससे कारण वो दरी से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी सहायता से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो है अपनी विरामावस्था को भी अपने आप परिवर्तित नहीं कर सकती, उसको भी परिवर्तित करना है तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, बाह्य बल की। सबको क्लियर हुआ। चलिए एक और आता है, दैट इज गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी गति की अवस्था को भी अपने आप परिवर्तित नहीं कर सकती, उसको भी परिवर्तित करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, बाह्य बल की। मतलब सिंपल सी बात है, कोई वस्तु चलती चली जा रही है, कब तक चलती रहेगी, जब तक उस पर किसी प्रकार का कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। ये बात हम यहां से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब कोई ट्रेन या बस चल रही होती है, अचानक से उसका ड्राइवर ब्रेक लगा देता है। अच्छा, ब्रेक लगाने से होता क्या है, गाड़ी रुक जाती है, लेकिन आपने देखा होगा हम आगे की ओर गिर जाते हैं। अच्छा, आगे की ओर क्यों गिरते हैं, उस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जब बस गतिशील अवस्था में थी तो हम भी गतिशील अवस्था में थे, लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया, हुआ क्या, बॉडी का जो लोअर पार्ट था वो तो बस के संपर्क में था, इसलिए वो तुरंत रुक जाता है, लेकिन बॉडी का अपर पार्ट गतिशील अवस्था में था, तो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगा। कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। इसी कारण वो आगे की ओर गति करता है और हम आगे की ओर गिर जाते हैं। यही गति का जड़त्व है। बात समझ में आई। चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जनरली आपने देखा होगा जब भी कोई चलती ट्रेन से कोई पर्सन उतरने की कोशिश करता है, स्पेशली आपने प्लेटफॉर्म वगैरह पे देखा होगा, चलती ट्रेन से कई बार आदमी उतरने की कोशिश करता है तो कई बार वो आगे की ओर गिर जाता है। इस बात को भी हम गति के जड़त्व से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करता है तो ट्रेन का वेग किसको मिल जाता है, उस व्यक्ति को मिल जाता है। इसी कारण वो जब वो कूदता है तो जब उसके पांव जमीन के संपर्क में आते हैं तो तुरंत पांव तो रुक जाते हैं, लेकिन अपर पार्ट अभी भी किसमें था, गतिशील अवस्था में, तो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहता है। इसी कारण वो कई बार गिर जाता है। ये बात भी हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जनरली आपने देखा होगा जब बॉलर जो होते हैं बहुत लंबा रनअप लेते हैं कोई भी गेंद को फेंकने से पहले, खासकर फास्ट बॉलर्स आपने देखे होंगे, वो ऐसा क्यों करते हैं, उसका रीजन भी कहीं ना कहीं गति के जड़त्व में है। क्योंकि जब वो एक लंबा रनअप लेकर आएगा और जब गेंद को फेंकेगा तो अपना वेग वो किसको दे पाएगा, गेंद को दे पाएगा। इसके कारण वो गेंद ज्यादा वेग से गतिशील हो पाएगी। तो ये कुछ एग्जांपल है जिनके थ्रू हम कह सकते हैं कि गति का जड़त्व ये कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी गति अवस्था को भी अपने आप परिवर्तित नहीं कर सकती, हमें उसे भी परिवर्तित करना है तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, बाह्य बल की। सबको क्लियर हुआ। चलिए एक जड़त्व और बाकी है, दैट इज दिशा का जड़त्व। मतलब ये जड़त्व क्या कहता है, कोई भी वस्तु अपनी गति की दिशा को भी अपने आप परिवर्तित नहीं कर सकती, हमें उसको भी परिवर्तित करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, बाह्य बल की। बहुत सिंपल सी बात है, दिशा भी परिवर्तित अपने आप नहीं कर सकता, अपने गति की चाल को भी अपने आप परिवर्तित नहीं कर सकता, अपनी स्थिर अवस्था को भी अपने आप परिवर्तित नहीं कर सकता। मतलब किसी वस्तु की स्थिति को किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन यदि हमें लाना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, बाह्य बल की। अच्छा, इसको भी कुछ एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहला है जब हमें एक सीधी चलती हुई कार तेजी से किसी मोड़ पर मुड़ती है तो उसके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति त्रिज्या बाहर की ओर एक बल अनुभव करता है। ये जनरली आप लोगों ने देखा भी होगा, जब हम किसी कार में बैठे हुए हो अचानक से कार एक शार्प टर्न लेती है तो आपने देखा होगा हम अपने आप को बाहर की तरफ जाता हुआ महसूस करते हैं। अब बाहर की तरफ जाता हुआ महसूस क्यों करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब कार सीधी रेखा में चल रही थी तो हम भी चल रहे थे, लेकिन जैसे ही कार टर्न करती है तो हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वो तो कार के संपर्क में था, इसलिए वो तो टर्न कर जाता है, लेकिन अपर पार्ट जो था वो जिस अवस्था में था वो उसी अवस्था में रहना चाहेगा। वो सीधी रेखा में चल रहा था तो वो सीधी रेखा में चलना चाहेगा, इसी कारण वो जब टर्न करेगी तो वो बाहर की तरफ जाता हुआ अपने आप को महसूस करेगा। ये बात एक्सप्लेन कर पाए किससे, दिशा के जड़त्व से। ठीक है। जनरली आपने एक चीज और देखी होगी, वाहन के घूमते हुए पहिए कीचड़ को बाहर फेंकते हैं तथा पहियों के ऊपर स्थित मडगार्ड इस कीचड़ को रोकता है। जनरली आपने देखा होगा रेनी सीजन वगैरह में जब साइकिल होती है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें, जैसे साइकिल है, इस तरह से जब ये पहिया इस तरह से घूमता है तो यहां पे बहुत सारे जो मड के कण होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस तरफ
चले जाते हैं, ये अपनी दिशा को परिवर्तित नहीं कर रहे होते, इवन यहां से भी ऐसे जाते हैं। अच्छा, ये जो कण जा रहे हैं ये बाद में इस तरह से चाहे गिर जाए, लेकिन इनसे बचाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, मडगार्ड यूज करते हैं, ताकि इन कीचड़ के कणों से हम बच सके। तो हम कह सकते हैं ये कण जो है ये अपनी दिशा को भी अपने आप परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन पे बाह्य बल नहीं लगा हुआ, जब ये यहां से सीधे इस तरह से बाहर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो हमें इनसे बचने के लिए क्या करना होता है, हमें मडगार्ड यूज करना होता है, ताकि किसी प्रकार का कोई भी कपड़े वगैरह गंदे ना हो। चलिए एक और एग्जांपल है, जनरली आपने देखा होगा चाकू हो या हमारी सीजर हो, नाइफ जिसको कैंची बोलते हैं, चाकू हो या कैंची हो, इन सबको यदि हम शार्प करवाते हैं तो वहां से चिंगारियां निकलती हैं। वो चिंगारियां भी किस दिशा में निकलती हैं, हमेशा त्रिज्य स्पर्श रेखीय दिशा में ही वो गति करती है। ये आपने देखा होगा जनरली, जैसे ग्राइंडिंग व्हील होता है, ग्राइंडिंग व्हील मतलब जो जिससे हम चीजों को शार्प करते हैं, तेज करते हैं, यहां से जो चिंगारी निकलती है वो हमेशा सीधी रेखा में स्पर्श रेखीय दिशा में ही निकलती है। मतलब ये भी अपनी दिशा को अपने आप परिवर्तित नहीं कर पा रही है। तो कुल मिलाकर यदि हम प्रथम नियम से दो वर्ड को समझने की कोशिश कर पाए हैं। पहला वर्ड बल। बल एक्चुअल में क्या है, एक तरह का धक्का या किसी वस्तु को धक्का है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करता है या करने की कोशिश करता है, पहली चीज। दूसरी बात, किस गुण के कारण परिवर्तन नहीं कर पाता है, उस गुण का नाम था जड़त्व। और जड़त्व कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। सबसे पहला कौन सा था, विरामावस्था का जड़त्व, दूसरा कौन सा था, गति का जड़त्व, और तीसरा कौन सा था, वो था दिशा का जड़त्व। यहां तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। सबको क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट वर्ड पर, दैट इज संवेग। संवेग इंग्लिश में कहते हैं हम इसको मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है, गति का मात्रात्मक प्रभाव। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। गति से एक्चुअल में मतलब अभी तक हम सिर्फ वेग से समझ रहे थे, लेकिन अब यहां पर मात्रात्मक प्रभाव मतलब गति का मापन जो हो रहा है उसके लिए मात्रा प्रभाव के लिए हम संवेग डिफाइन करते हैं। एक्चुअल में संवेग होता क्या है, संवेग एक्चुअल में 2 टर्म्स का गुणनफल है। एक वर्ड है कौन सा, द्रव्यमान, और दूसरा क्या है, वेग। ये द्रव्यमान और वस्तु के वेग का गुणनफल के बराबर होता है। संवेग किसके बराबर होता है, वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के ये बराबर होता है। अच्छा, तो इसको लिखते कैसे हैं, संवेग को हम सिंबल P से लिखते हैं, इज इक्वल टू m इंटू वी। कैसे लिखेंगे, P इज इक्वल टू m इंटू वी। P यहां पर कौन है, संवेग, m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, v क्या है यहां पर वेग। संवेग जो होती है एक सदिश राशि है, सदिश राशि है तो डेफिनेटली इसकी एक दिशा भी होगी। इसकी दिशा वही होगी जो वेग की दिशा होती है। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है यह एक सदिश राशि है जिसकी दिशा ताक्षणिक वेग के अनुदिश होती है। कहने का मतलब है जिस दिशा में वस्तु के कण का वेग होगा उसी दिशा में वस्तु का वेग होगा, उसी दिशा में उसका संवेग भी होगा। कह सकता है नहीं? अच्छा, इसी को यहां पर हमने लिखा है P इज इक्वल टू m इंटू वी। अच्छा, बात आती है इसका मात्रक क्या हो सकता है। तो इसका मात्रक एक तो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, एक यूनिट हम और आगे यूज करने वाले हैं न्यूटन इंटू सेकेंड। दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या फिर न्यूटन इंटू सेकेंड। सबको क्लियर है? अच्छा, इसकी विमा क्या हो सकती है, क्या मैं बोल सकता हूं m इंटू एल का गुणनफल है इसलिए इसकी विमा होगी mlt-1। इसकी विमा क्या होगी, mlt-1। सबको क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए, तो अभी तक पहला टर्म था हमारा न्यूटन का प्रथम नियम जो हमने सीखा। फिर हमने सीखने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज संवेग। अब संवेग की जरूरत आगे क्या आएगी उसको हम समझेंगे, लेकिन पहले हमें संवेग वर्ड क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो संवेग एक्चुअल में है क्या, ये वेग का मात्रात्मक प्रभाव को व्यक्त करने की भौतिक राशि है और इसका मतलब होता है P इज इक्वल टू m इंटू वी। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमें 2 कण दिए गए हैं, दो गेंद दी गई है। एक गेंद है जिसका द्रव्यमान 2 kg है, ये 10 मीटर पर सेकंड से वेग गति कर रही है। दूसरा कण जो है वो जिसका द्रव्यमान 4 kg है और जो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है। और हमसे पूछा गया दोनों गेंदों का वेग संवेग समान है या नहीं है। अच्छा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी भी हमने देखा है संवेग जो होता है P इज इक्वल टू होता है m इंटू वी। लिख सकते हो नहीं? अच्छा, बात ही आती है इस कण का संवेग क्या होगा। अच्छा, यदि मैं लिखना चाहूं PA, कण A का संवेग क्या होगा, इसका द्रव्यमान कितना है 2 इंटू वेग कितना है 10, तो क्या मैं लिख सकता हूं ये हो जाएगा 20। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये किस दिशा में जा रहा है, क्या ये नॉर्थ दिशा में जा रहा है। नॉर्थ के लिए क्या हम जेकब यूज कर सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 20 जेकब। लिख सकते हो नहीं? अच्छा, ये इस दिशा में आ रहा है PB,
इसका द्रव्यमान कितना है 4, जबकि इसका वेग कितना है 5। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा अगेन 20। लेकिन किस दिशा में जा रहा है? क्या ईस्ट दिशा में जा रहा है? ईस्ट का मतलब क्या हम आई कैप लिख सकते हैं? तो यहां पर अब बात आती है क्या इन दोनों का संवेग समान है? ध्यान रखिएगा, संवेग जो होती है एक सदिश राशि है। सदिश राशि सिर्फ तभी बराबर हो सकती है जब उनका परिमाण भी बराबर हो और उनकी दिशा भी बराबर। आप देख सकते हैं इन दोनों का परिमाण तो समान है पर उनकी दिशा अलग अलग है। इसलिए मैं ये बोल सकता हूं ए का संवेग जो है वो बराबर नहीं है किसके संवेग के? बी के। हां, ये बात कंफर्म है कि ए के संवेग का जो परिमाण है वो बी के संवेग के परिमाण के बराबर है। मतलब पी ए का परिमाण और पी बी का परिमाण तो समान है, लेकिन उनकी दिशा समान नहीं होने के कारण उनका संवेग समान नहीं है। तो यहां पर मैं दो सिंपल सी बातें कंक्लूड कर पाया हूं कि दो वस्तुओं का संवेग सिर्फ तभी बराबर हो सकता है जब उनका परिमाण भी बराबर हो, साथ के साथ उनकी दिशा भी समान हो। ठीक है, यहां पर दिशा तो समान नहीं थी लेकिन परिमाण बराबर थे, इसलिए संवेग बराबर नहीं कहलाएंगे। सबको क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी वस्तु का कोई वस्तु है वो यदि किसी चीज से टकरा कर यदि वो अपनी दिशा को परिवर्तित करती है या परिमाण को परिवर्तित करती है तो हम ये कह सकते हैं उसके संवेग में परिवर्तन हुआ है। सबको क्लियर है? चलिए, तो एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हमारा टॉपिक है संवेग में परिवर्तन की गणना। तो यहां पर एक गेंद दी हुई है जिसका द्रव्यमान m है, वो एक दीवार से v वेग से जाके टकरा रही है और टकराने के बाद वो समान चाल से ही वापस लौट रही है, लेकिन उसकी दिशा बिल्कुल बदल के उल्टी हो गई है। तो हमसे पूछा गया संवेग में परिवर्तन कितना होगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक बहुत सिंपल सा पैटर्न होता है। संवेग में परिवर्तन हम कैसे पता करते हैं? सबसे पहला काम होगा हमारा प्रारंभिक संवेग लिखना, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे अंतिम संवेग लिखना और फिर हम उन दोनों का अंतर ले लेंगे संवेग में परिवर्तन के लिए। तो पहले क्या करूंगा मैं? पी इनिशियल, प्रारंभिक संवेग हम लिखने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने क्या किया, इस दिशा को एक्स एक्सिस माना हुआ है और ऊपर वाली दिशा को हम वाई एक्सिस मान रहे हैं। एक्स एक्सिस मानने का मतलब है ये आई कैप हो जाएगा और ऊपर जाने का मतलब ये हो गया जे कैप। अच्छा, मुझे बताइए इसका प्रारंभिक संवेग कितना होगा? क्या मैं लिख सकता हूं एम वी? इस दिशा को हम क्या लिख सकते हैं? आई कैप। लिख सकता हूं नहीं? अच्छा, अंतिम संवेग क्या लिखूंगा? पी एफ। क्या मैं लिख सकता हूं ये इस दिशा में जा रहा है? परिमाण तो अभी भी उतना रहेगा एम इंटू वी, लेकिन दिशा को हम क्या लिखेंगे? माइनस आई कैप। अच्छा, माइनस आई कैप क्यों लिया? क्योंकि विपरीत दिशा में जा रहा है। तो बताइए संवेग में परिवर्तन जिसको हम डेल्टा पी से लिखते हैं वो हमेशा होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। लिख सकते हो नहीं? अच्छा, पी फाइनल को क्या लिखोगे आप लोग? माइनस एम वी आई कैप माइनस एम वी आई कैप। और यदि हम इसे सोल्व करें तो डेल्टा पी हमें मिल जाता है माइनस 2mv आई कैप। ये हम यहां पर लिख सकते हैं। तो संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो कितना होगा? माइनस 2mv आई कैप। तो यहां से दो बातें हम कह सकते हैं। पहली चीज, संवेग में परिवर्तन का जो परिमाण है वो कितना होगा? वो होगा 2mv। तो दिमाग में एक बात आती है, माइनस आई कैप क्या है? तो माइनस आई कैप जो है वो संवेग में परिवर्तन की दिशा को बतलाता है। माइनस आई कैप क्या है? यहां पर संवेग में परिवर्तन की दिशा को बताता है, जबकि परिमाण कितना हुआ? दैट इज 2mv। कह सकता है नहीं? ये सबको समझ में आया? तो हमने यहां पे क्या किया? सबसे पहले प्रारंभिक संवेग निकाला, फिर हमने अंतिम संवेग निकाला और फिर हम पहुंच पाए हैं उनके डेल्टा पी पर पहुंच पाए हैं। यहां पे हमने संवेग में परिवर्तन याद कर पाए हैं। सबको क्लियर हुआ? चलिए एक और एग्जांपल हम लेते हैं। इस बार एक गेंद एम मास की गेंद है, वी वेग से चल रही थी, लेकिन टकराने के बाद वो इस दिशा में लंबवत दिशा में गतिशील हो जाती है। तो इस बार हमसे पूछा गया संवेग में परिवर्तन कितना होगा। चीज वही है, इस दिशा को इस बार मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूं अगेन, और इस दिशा को मैं क्या मान रहा हूं? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस मानने का मतलब ये आई कैप हो जाएगा और वाई दिशा मानने का मतलब वो जे कैप हो जाएगा। तो बताइए प्रारंभिक संवेग आप क्या लिखेंगे? मैं लिख सकता हूं एम वी आई कैप। लिख सकता हूं नहीं? अच्छा बताइए अंतिम संवेग आप लोग क्या लिखेंगे? मैं लिखूंगा एम वी जे कैप। जे कैप क्यों लिया? क्योंकि ये वाई दिशा में है और वाई के लिए हम एकांक सदिश क्या लेते हैं? जे कैप। अच्छा तो बताइए संवेग में परिवर्तन कितना होगा? क्या वो हमेशा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल होता है? हाँ जी, इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा एम वी जे कैप माइनस एम वी आई कैप। लिख सकते हो नहीं? ये संवेग में परिवर्तन होगा। अच्छा बात आती है इसका परिमाण हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि दोनों टर्म एक आई में है और एक टर्म जे में है, तो हम यहां पर डेल्टा पी का जो परिमाण है वो हमें लिखना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ एम वी का होल स्क्वायर, मतलब आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर, और जिसे हम सोल्व करें तो ये टर्म निकल के आती है दैट इज रूट 2mv। तो हम यहां बोल सकते हैं संवेग में परिवर्तन का जो परिमाण है इस केस में कितना आ रहा है? रूट 2mv।
सबको क्लियर हुआ? तो यहां पर भी हमने प्रोसीजर वही रखा है। क्या? पहले हम प्रारंभिक संवेग फाइंड आउट करेंगे, फिर हम अंतिम संवेग निकालेंगे और फिर प्रारंभिक अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग परिमाण वाइज हम इस तरह से निकाल सकते हैं। सबको क्लियर हुआ? चलिए एक और एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं। इस बार गेंद वही है m द्रव्यमान, लेकिन ये दीवार से थीटा कोण पे आके टकरा रही है और थीटा ही कोण पर ये वापस जा रही है। तो इस केस में संवेग में परिवर्तन क्या होगा ये अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली बात मैंने इसमें भी वही कर रहा हूं, इस दिशा को मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं और इस दिशा को मैं क्या मान लेता हूं? वाई एक्सिस। अच्छा, ये एक्स और वाई इसलिए मान रहा हूं क्योंकि संवेग जो है एक सदिश राशि है और सदिश राशियों को हमेशा उसके सदिश रूप में लिखना जरूरी हो जाता है जब उसमें संवेग में परिवर्तन ज्ञात करना हो। तो वही चीज करने के लिए मैं यहां पर एक्स और वाई बार बार मान रहा हूं। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा आपको कोण वगैरह का ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर मैं इस वेग के क्या दो घटक कर सकता हूं, एक इस दिशा में होगा और एक इस दिशा में होगा। अच्छा, ये कोण थीटा है तो क्या मैं कह सकता हूं ये कोण भी थीटा होगा? तो बताइए इस दिशा में वेग का कौन सा घटक आएगा? v cos थीटा। और इस दिशा में वेग का कौन सा घटक आएगा? v sin थीटा। तो बताइए प्रारंभिक संवेग आप क्या लिख सकते हो सदिश रूप में? मैं लिख सकता हूं ये x दिशा में है और ये माइनस j कैप में है, तो मैं लिख सकता हूं mv cos थीटा i कैप माइनस mv sin थीटा j कैप। ये इसका प्रारंभिक संवेग हो जाएगा गेंद का, इस तरह से सदिश रूप में लिख सकते हो नहीं? अच्छा, जब गेंद लौट रही है तो क्या यहां पर भी इसके दो घटक होंगे वेग के? अब यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, ये एंगल थीटा है तो क्या ये कोण भी थीटा होगा? तो ये कितना आएगा? v cos थीटा। अच्छा, ये घटक कितना आएगा? v sin थीटा। लिख सकता हूं या नहीं? अच्छा, बात आती है ये कौन सी दिशा में चला गया इस बार? माइनस एक्स एक्सिस में, तो क्या इसके साथ माइनस आई कैप आएगा? और ये कौन सी दिशा में है? माइनस वाई में, तो क्या इसके साथ माइनस जे कैप आएगा? तो यहां पर अब अंतिम संवेग को हम सदिश रूप में क्या लिखेंगे? मैं लिखूंगा माइनस एम वी कॉस थीटा आई कैप। माइनस क्यों लगा? पीछे की तरफ है, ठीक है। अच्छा, यहां पे ये वाला घटक किस तरफ है? नीचे, तो मैं लिखूंगा माइनस एम वी साइन थीटा जे कैप। तो यहां पर मैंने प्रारंभिक संवेग ज्ञात कर लिया सदिश रूप में, अंतिम संवेग भी ज्ञात कर लिया सदिश रूप में। अब हमारा क्या स्टेप है? दोनों का अंतर निकालना है, मतलब डेल्टा पी निकालना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं डेल्टा पी होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, प्रारंभ अंतिम संवेग माइनस। अच्छा, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये वाली टर्म आराम से कैंसिल हो जाएगी और फाइनल हमारे पास जो आएगा माइनस 2mv cos थीटा जे के, सॉरी माइनस 2mv sin cos थीटा आई कैप। ये हमारे पास डेल्टा पी आ जाएगा। और यदि मैं यहां पर इसका परिमाण आपसे पूछ लेता तो यहां पर इसका परिमाण हो जाएगा 2mv cos थीटा। अच्छा, फिर माइनस आई कैप क्या है? माइनस आई कैप जो है संवेग में परिवर्तन की दिशा को यहां पर दर्शाएगा। तो यहां पर परिमाण कितना होगा? संवेग में परिवर्तन का परिमाण कितना होगा? वो होगा 2mv cos थीटा। अच्छा, ये जो रिजल्ट है 2mv cos थीटा, इसे हम याद भी रख सकते हैं, बट एक चीज उसमें ध्यान रखना है, जो थीटा होता है वो हमेशा इस लंब से कोण होता है। ध्यान रखना, थीटा कहां से बनाया गया कोण है? इस लंब की दिशा से बनाया गया कोण होगा, cos थीटा हमारा ये रिजल्ट होगा। यहां तक किसी को डाउट है? सबको क्लियर है? चलिए, तो हम एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। यहां पे दिया हुआ है एक m द्रव्यमान की एक कण है जो धरातल से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है इस तरह से। और अब ये पूछा गया जब कण अधिकतम ऊंचाई पर होता है तो संवेग में परिवर्तन क्या होगा? तो हमें किन दो बिंदुओं के बीच में बात करनी है? ये एक प्रारंभिक बिंदु है और ये उच्चतम बिंदु पर पहुंच गया। इन दो स्थितियों के बीच में हमें संवेग में परिवर्तन ज्ञात करना है। किन दो स्थितियों के बीच में? प्रारंभिक स्थिति ए पर और अंतिम स्थिति बी पे। इन दोनों के मध्य में हमें संवेग में परिवर्तन ज्ञात करना है। काम वही है, पहले मैं क्या ज्ञात करूंगा? प्रारंभिक संवेग, फिर क्या करूंगा? अंतिम संवेग, और फिर मैं संवेग में परिवर्तन निकालूंगा। लेकिन मुझे यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा? सदिश रूप यूज करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, मैं बिंदु ए पर संवेग लिख रहा हूं पी ए। ध्यान दीजिएगा, ये u है तो क्या इसका u का इस दिशा में घटक u cos थीटा आएगा? अच्छा, u का इस दिशा में कौन सा घटक आएगा? u sin थीटा। तो बताइए संवेग को क्या लिख सकते हैं सदिश रूप में? मैं लिख सकता हूं mu cos थीटा आई कैप प्लस mu sin थीटा जे कैप। लिख सकता हूं नहीं? अच्छा, उच्चतम बिंदु पर संवेग क्या होगा? क्या मैं कह सकता हूं उच्चतम बिंदु पर इसका y घटक 0 हो जाता है, सिर्फ कौन सा घटक रहता है? x घटक रहता है। तो इसका उच्चतम बिंदु पर संवेग हो जाएगा mu cos थीटा आई कैप। लिख सकता हूं नहीं? तो बताइए संवेग में परिवर्तन कितना होगा? डेल्टा पी। मैं लिख सकता हूं ये होगा पीबी माइनस पीए, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। जैसे हम इन दोनों को माइनस करेंगे आप देख सकते हैं ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। जो फाइनली बचेगा वो मैं यहां लिख रहा हूं, वो आएगा
mu साइन थीटा जे कैप विद माइनस साइन। तो यहां पर संवेग में परिवर्तन जो होगा वो कितना आएगा, माइनस mu साइन थीटा जे कैप। कह सकते हो नहीं, क्योंकि एक्स दिशा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ वाई दिशा में ही संवेग में परिवर्तन हुआ है, तो हमारा आंसर होगा माइनस mu साइन थीटा जे कैप। यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट है? तो यहां पर हमने इन सभी क्वेश्चंस के थ्रू हमने क्या फाइंड आउट करने की कोशिश की है, संवेग में परिवर्तन कितना होगा। तो सबसे पहला काम क्या किया, हमने प्रारंभिक संवेग पता किया, फिर हमने अंतिम संवेग पता किया, फिर हमने उन दोनों का अंतर निकालकर संवेग में परिवर्तन ज्ञात किया। सबको क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूटन का द्वितीय नियम। प्रथम नियम में हमने सीखा कि बल क्या होता है, जड़त्व क्या होता है, जड़त्व के कारण क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, क्या क्या परिवर्तन नहीं करना चाहता, वो सब चीज हमने सीखी है। अब आते हैं हम न्यूटन के द्वितीय नियम पर। न्यूटन का द्वितीय नियम का पहले स्टेटमेंट देखते हैं, फिर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये कहता है, इस नियम के अनुसार किसी भी निकाय पर आरोपित बाह्य बल उस निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, यहां पे दो टर्म्स के बारे में बात की गई है, पहला बाह्य बल और दूसरा है संवेग में परिवर्तन की दर। तो ये यहां पे कहा गया है कि निकाय पर जो बाह्य बल होगा वो उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा डीपी बाई डी टी। डीपी बाई डी टी का मतलब हुआ संवेग में परिवर्तन की दर, और एफ नेट क्या है, निकाय पर लगाया गया बाह्य बल। तो यहां पर अच्छा, जैसा कि हम लोग जानते हैं P जो होता है इसको हम क्या हम लिख सकते हैं m इंटू वी, लिख सकते हैं नहीं? तो यही चीज बन जाएगी dp f इक्वल टू डीपी बाई डी टी और एफ डी बाई डी टी ऑफ m इंटू वी। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, m और v दोनों चीजें परिवर्तित हो सकती है, द्रव्यमान भी परिवर्तित किया जा सकता है एज वेल एज वस्तु का वेग भी परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए हम इसे प्रोडक्ट रूल से इसको दो अलग अलग टर्म्स में लिखेंगे। यहां पर m को नियत माना, वेग का इसका अवकलन किया है, प्लस वेग को नियत माना, फिर m का अवकलन किया है। तो यही टर्म बन जाएगी m इंटू डी वी बाई डी टी प्लस v इंटू डी एम बाई डी टी। अब यहां पे दो बातें हमारे सामने हो सकती हैं, यदि m नियत हो जाए। अच्छा, एक चीज बताओ, यदि m नियत होगा तो क्या मैं बोल सकता हूं dm बाई डी टी जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई टर्म नियत होती है तो उसका प्रथम अवकलन जो होता है वो जीरो होता है। तो यही एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं ये वाली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी। यदि ये टर्म आपकी जीरो हो गई है तो बताइए f किसके बराबर बचेगा, m इंटू डीवी बाई डी टी। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है, एफ नेट किसके इक्वल हो जाएगा, m इंटू डीवी बाई डी टी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं डीवी बाई डी टी जो होता है इसको हम त्वरण भी कहते हैं, तो यही रिलेशन हमारे सामने आ जाएगा एफ नेट इक्वल टू m इंटू ए। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये चीज, एक्चुअल में ये भी बताने की कोशिश करता है यदि किसी वस्तु के पास त्वरण है तो वहां पर निश्चित रूप से कोई ना कोई नेट बल होगा। या फिर इसका एक मतलब यह भी हुआ, यदि किसी वस्तु के पास नेट बल है तो इसका मतलब वहां पर निश्चित रूप से कोई ना कोई वस्तु का त्वरण भी होगा। मतलब किसी वस्तु के पास त्वरित गति है तो उसका सिर्फ एक कारण हो सकता है, वो कौन होगा, बाह्य बल। याद रखेंगे, यदि किसी वस्तु के पास त्वरण है तो डेफिनेटली वहां पर कोई ना कोई बाह्य बल होगा ही होगा। चलिए, एक और केस यहां पर हो सकता है, यदि v नियत हो जाए। अच्छा, एक चीज बताओ, यदि v नियत होगा तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां से उसका प्रथम अवकलन दैट इज dv बाई डी टी वो जीरो होगा या नहीं होगा? अच्छा, dv बाई डी टी जीरो हो गया तो इस बार ये वाली टर्म तो जीरो हो गई है, लेकिन ये टर्म जीरो नहीं होगी क्योंकि द्रव्यमान अब नियत नहीं ले रहे हैं हम। तो ये चीज बन जाएगी एफ नेट इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लेकिन ये उस तरह के क्वेश्चंस में यूज होता है जहां पर मास में कंटिन्यूअसली परिवर्तन हो रहा हो। आप कहोगे मास में परिवर्तन कैसे होगा? मास में परिवर्तन का मतलब है या तो उस निकाय में कंटिन्यूअसली मास ऐड हो रहा हो, जैसे हम कन्वेयर बेल्ट आपने देखा होगा, एयरपोर्ट्स वगैरह पे जो कन्वेयर बेल्ट होती है उस पे हम सामान रखते चले जा रहे हैं तो वहां पे मास कंटिन्यूअसली या तो बढ़ रहा है या फिर उससे अलग हो रहा है, तो यहां पे मास परिवर्तित हो सकता है। एक एग्जांपल हम ले सकते हैं लाइक रॉकेट प्रणोदन। रॉकेट प्रणोदन में आपने देखा होगा जो गैसेस बाहर निकल रही होती है वो उस पर एक कंटिन्यूअसली उसके द्रव्यमान को कम कर रही होती है, तो वहां पर भी मास परिवर्तित रूप में लिखा हुआ है। या फिर एक और अच्छा प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं वाटर जेट प्रॉब्लम। वाटर जेट का मतलब हुआ वहां पे पानी जो है कंटिन्यूअसली किसी ब्लॉक से जाके टकरा रहा है, तो पाइप से कंटिन्यूअसली पानी बाहर निकल रहा है, मतलब वहां पर पानी या तो कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। इसका मतलब इन सभी एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं द्रव्यमान नियत नहीं है लेकिन वेग नियत हो सकता है। तो दो तरह की संभावना यहां पर पॉसिबल है, यदि वेग नियत हुआ तो ये सिचुएशन बन जाएगी और द्रव्यमान नियत हुआ तो हम ये सिचुएशन बोल सकते हैं। दोनों तरह के क्वेश्चंस हम आगे भी करने वाले हैं। यहां तक सबको क्लियर हुआ? चलिए, तो अब हम आते हैं द्वितीय नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जिसमें सबसे पहला बिंदु आता है प्रथम नियम
बल को परिभाषित करता है, जबकि द्वितीय नियम बल का मापन करता है। अच्छा, जैसे हमने प्रथम नियम से देखा था, बल क्या है? बल एक तरह का एक बल जो है किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करने का काम कर सकता है, लेकिन सेकंड नियम जो है उस बल का मापन करता है कि उस वस्तु पर बल कितना है। तो बल कितना है? जितना उसके संवेग में परिवर्तन हुआ है समय के साथ, उसके बराबर क्या है? बाह्य बल। पहला पॉइंट आपको सबको क्लियर है? चलिए, सेकंड पॉइंट आता है, त्वरित गति हमेशा बाह्य बल के कारण होती है। अभी भी मैंने बताया था F net इक्वल टू ma। इसका मतलब है यदि किसी वस्तु के पास त्वरण है तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई बाह्य बल होगा ही होगा, और यदि किसी वस्तु के पास बाह्य बल है तो उसके पास कोई ना कोई त्वरण जरूर होगा ही होगा। मतलब किसी वस्तु के पास त्वरित गति है तो उसका सिर्फ कौन कारण हो सकता है? बाह्य बल। सबको क्लियर हुआ? चलिए, तीसरा पॉइंट है, यदि निकाय पर बाह्य बल 0 हो जाए, बाह्य बल 0 होगा तो उसका dp by dt 0 हो जाएगा, और dp by dt 0 मतलब p नियत हो जाएगा। p नियत होने का मतलब है उसका संवेग नियत रहेगा, मतलब जो उस निकाय का संवेग पहले था वही संवेग उसका बाद में भी बना रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि किसी निकाय पर आपको लगे कि संवेग में कोई बाह्य बल नहीं है तो उसके संवेग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, संवेग समय वक्र का ढाल जो होता है, क्योंकि अभी भी हमने देखा है F इक्वल टू क्या लिखा था हमने? dp by dt। तो क्या मैं बोल सकता हूं PT वक्र का जो ढाल है वही हमें क्या देगा? बल देगा। तो यहां पे वही चीज समझाने की कोशिश करी है। P और T के मध्य एक वक्र दिया हुआ है जिसका जो कोण है किसी पॉइंट A पर यदि हम कोई ढाल लेंगे तो उस ढाल का मतलब ही क्या होगा? बाह्य बल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, मान लीजिए इस तरह का कोई कर्व बना हुआ है, इस पे आप देख सकते हैं हर बिंदु पर जो ढाल आएगी वो अलग अलग आएगी। तो मैं यहां पर कह सकता हूं यहां पर कौन सा बल लग रहा होगा? नियत या परिवर्ती? डेफिनेटली परिवर्ती बल काम कर रहा होगा। ठीक है, तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल गया है कि संवेग और समय वक्र का जो ढाल होता है वो हमें क्या देता है? बल देता है। सबको क्लियर हुआ? चलिए, एक और पॉइंट पे आते हैं। यहां पर लिखा हुआ है बल और समय वक्र का जो मध्य का क्षेत्रफल जो है। अच्छा, अभी भी बात हुई थी, F इक्वल टू क्या लिखा था हमने? dp by dt, ये लिखा था। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं dp इज इक्वल टू एफ dt? और यदि मैं दोनों साइड समाकलन कर दूं, समाकलन का मतलब ही क्या होता है? क्षेत्रफल। तो मैं कह सकता हूं एफ और टी वक्र का जो क्षेत्रफल होता है वो हमें संवेग में परिवर्तन देता है, और उसके आगे एक वर्ड और लिखा हुआ है आवेग। आवेग क्या होता है इसको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस याद रखना कि जो बल समय वक्र का जो क्षेत्रफल होता है वो हमें संवेग में परिवर्तन या फिर किसके बराबर होता है? वो आवेग के बराबर होता है। जैसे यहां पर एक डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, किन दो वेरिएबल के बीच में ग्राफ है? समय, बल और समय के मध्य। तो यहां पर जो क्षेत्रफल कवर कर रहा है ये वाला या ये वाला, इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वही हमें क्या देगा? संवेग में परिवर्तन देगा, या फिर वो किसके बराबर होगा? आवेग। अच्छा, एक चीज आपको इस पर ध्यान रखनी है, जो क्षेत्रफल इस लाइन के ऊपर होगा उसे हम धनात्मक कंसीडर करेंगे, और जो क्षेत्रफल इस लाइन के नीचे होगा उसे हम ऋणात्मक लेंगे। तो यहां पे ये जो एरिया है लेट सपोज A1 है, और ये क्षेत्रफल जो है लेट सपोज A2 है। तो यहां पर कुल क्षेत्रफल क्या लिखोगे आप? A1 माइनस A2। यहां पर कुल क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? A1 माइनस A2। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे कुल क्षेत्रफल क्या होगा? A1 माइनस A2। मतलब जो धनात्मक है उसे धनात्मक लेना है, जो ऋणात्मक है उसे ऋणात्मक ही लेना है, धनात्मक कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट और निकल के आया है कि बल और समय वक्र का जो क्षेत्रफल होता है वो हमें क्या देता है? संवेग में परिवर्तन, या फिर हम उसे कह सकते हैं वो हमें क्या देता है? आवेग। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट आता है, एफ एवरेज जिसको हम बोलते हैं औसत बल, वो होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि यदि हम निश्चित संवेग परिवर्तन रखें, मतलब डेल्टा पी हमारा समान रहे, लेकिन हमें समयांतराल को बढ़ाते चले जाए। मतलब आप समझने की कोशिश करना, मैंने ऊपर वाली टर्म को नियत रखा है लेकिन डेल्टा टी को बढ़ा रहा हूं, तो क्या उसका प्रभाव मुझे इस पर दिखाई देगा? औसत बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा या कम होगा? यदि ये वाली टर्म बढ़ेगी तो नीचे एफ औसत क्या होगा? कंटिन्यूअसली कम होता चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि हम निश्चित संवेग परिवर्तन के लिए यदि हम समयांतराल को बढ़ाते चले जाएंगे तो उसके कारण औसत बल क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। इसके कुछ उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं जहां पर हम इसको यूज करते हैं। जब आपने देखा होगा, स्पेशली आपने बहुत ऑब्जर्व किया होगा कि क्रिकेट यदि आपने खेला है तो आपने देखा होगा जब एक हम बॉल को कैच करते हैं तो आप अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं। अच्छा, पीछे की तरफ खींचने से हुआ क्या है? फर्क क्या पड़ रहा है? यदि हम इसको हाथ को यहीं रखते और यहां तक लेके आते हैं, इन दोनों सिचुएशन में फर्क आ रहा है डेल्टा टी में।
हुआ क्या है, बॉल का जो पहले संवेग था, अंतिम संवेग तो जीरो हो गया दोनों केसेस में, संवेग परिवर्तन भी दोनों केस में सेम होगा, लेकिन अंतराल है सिर्फ डेल्टा टी का। यदि हम यहीं पर उसको पकड़ लेंगे तो डेल्टा टी कम होगा, लेकिन हम हाथ को पीछे तक लेकर आएंगे तो हम इस समय अंतराल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, समय अंतराल को यदि हम बढ़ाएंगे तो उसका फर्क क्या पड़ेगा, औसत बल कम होगा। औसत बल कम होगा तो हमारे हाथ पर लगने वाला औसत बल कम हो जाएगा। इसका मतलब हमारे हाथ पर जो चोट भी है वो भी कम लगेगी, ये हम कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, वाहन में शॉकर झटकों से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा स्प्रिंग जैसा एक शॉकर्स लगाए जाते हैं मोटरसाइकिल में, आपने आराम से देखे होंगे। उसका मेन पर्पस क्या होता है, उसका मेन पर्पस है जैसे गाड़ी गड्ढे में जाती है और बाहर आती है तो वहां पे जो संवेग में परिवर्तन हुआ है उसके समयांतराल को वो बढ़ा देता है, उसके वो समयांतराल को बढ़ा देगा, और समयांतराल जितना ज्यादा होगा औसत बल उतना ही कम होगा, हमें झटके भी कम लगेंगे। तो शॉकर्स का मेन काम ही यही है कि हमारे समयांतराल को बढ़ा देता है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल है, यदि एक व्यक्ति सीमेंट के फर्श पर गिरता है तो उसे अधिक चोट लगती है, जबकि वो अगर रेत की डेरी पर गिरता है तो उसे कम चोट लगती है। अच्छा, सीमेंट की सतह पे गिरने का मतलब क्या हुआ, क्या वो हार्ड सरफेस है? हार्ड सरफेस पे जब वो गिरेगा तो उसका संवेग में परिवर्तन जो है बहुत कम समय अंतराल में हो जाएगा, जबकि जब वो रेत के ढेर पे गिरेगा तो वहां पर संवेग में परिवर्तन जो है वो ज्यादा समय अंतराल के अंदर होगा। तो दोनों केस में फर्क सिर्फ किस चीज का पड़ा, डेल्टा टी। डेल्टा टी जितना ज्यादा होता चला जाएगा औसत बल उतना ही कम होता चला जाएगा। तो एक बहुत सिंपल सी बात हमें निकल के आ रही है कि समान संवेग परिवर्तन के लिए यदि हम समय अंतराल को बढ़ाते चले जाएंगे तो औसत बल जो है कंटिन्यूअसली कम होता चला जाएगा। कह सकता है नहीं? यहां तक किसी को डाउट है? चलिए, अब इन सभी बातों को लेते हुए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जिसपे हमारा पहला एग्जांपल दिया हुआ है, एक कण का संवेग जो हमें इस सदिश रूप में दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 10 sin 2t i कैप प्लस 10 cos 2t j कैप, और हमें t समय पर बल का मान ज्ञात करना है और साथ के साथ संवेग एवं बल के मध्य का कोण भी ज्ञात करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहली बात, बल हमें पता करना है और हमें क्या दिया हुआ है, संवेग सदिश रूप में। क्या मैं कह सकता हूं न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार F इक्वल टू होता है dp/dt? लिख सकता हूं नहीं? अच्छा, तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, हम इसी चीज को लिख सकते हैं d/dt ऑफ, अच्छा अब मुझे इसको लिखना पड़ेगा, p की जगह क्या लिख सकता हूं, 10 sin 2t i कैप प्लस 10 cos 2t j कैप। लिख सकता हूं या नहीं? ये हम यहां पर लिखेंगे। अब मुझे इसको अवकलित करना पड़ेगा। अब अच्छा, अवकलन कैसे करेंगे, 10 तो नियत है तो इसको हम बाहर रख सकते हैं, तो यहां पे इसका मैं अवकलन सीधा लिख रहा हूं, 10 बाहर आ गया। साइन का अवकलन क्या होगा, मैं लिख सकता हूं cos 2t इंटू 2। लिख सकते हो नहीं? ये 2 क्यों है, अंडरवर्ड टर्म का एक बार और अवकलन होगा i कैप प्लस यहां पे 10 एज इट इज आ जाएगा। cos का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन 2t इंटू 2 j कैप, और यदि इसे हम थोड़ा सिस्टमेटिक लिखें तो ये f बन जाएगा प्लस 20 cos 2t i कैप माइनस 20 साइन 2t j कैप। ये हमारा बल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बल तो हमने निकाल चुके हैं सदिश रूप में, तो बल का परिमाण, बल कितना आया है, वो आया है 20 cos 2t i कैप माइनस 20 sin 2t j कैप। ये हमने बल तो ज्ञात कर लिया है। यदि हमें इसका परिमाण निकालना हो तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहां से यदि हम बल का परिमाण ज्ञात करेंगे तो वो आप चेक कर लीजिएगा, वो आएगा 20 न्यूटन। ठीक है, तो बल का परिमाण तो हमारे पास आ चुका है। इंपॉर्टेंट चीज है, एक और पार्ट पूछा गया था, संवेग एवं बल के मध्य का कोण कैसे निकालें। अच्छा, दोनों संवेग हो चाहे बल हो, हमें दोनों सदिश रूप में पता है, तो दो सदिशों के मध्य कोण कैसे निकालते हैं। यदि आपको याद हो तो एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, a.b इज इक्वल टू होता है ab cos थीटा। यहां पर कोई एक सदिश a है, एक सदिश b है, उनके मध्य का कोण क्या है, थीटा। तो बताइए cos थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a.b अपॉन ab। इसका मतलब यहां पर यदि हमें बल और संवेग के मध्य का कोण निकालना है तो हम एक को बल मानेंगे, एक को संवेग मानेंगे। तो सबसे पहले उनका डॉट प्रोडक्ट मुझे करना पड़ेगा, अदिश गुणनफल मुझे यहां पर करना पड़ेगा। तो f और p का यदि मैं अदिश गुणनफल करता हूं, मतलब मैं p डॉट f करने की कोशिश करता हूं। यदि आप p डॉट f करेंगे तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में i को सिर्फ i से करते हैं, j को सिर्फ j से करते हैं। तो i को i से किया तो बनेगा 200 sin 2t cos 2t, और यहां पे माइनस साइन होने के कारण यह आएगा माइनस 200 sin 2t cos 2t, जिसे आप
सोल्व करेंगे तो आप चेक करके देखिएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने के कारण आ जाएगा 0। इसका मतलब यहां पर एक बहुत सिंपल सी बात हुई, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना है 0। और एक बात आप अच्छे से जानते होंगे, यदि दो सदिशों के का डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल 0 आता है तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत। तो मैं बोल सकता हूं P जो है लंबवत होगा किसके, F के। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं, P और F के मध्य का जो कोण होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा कोण, 90 डिग्री। यहां पर हम ये कंक्लूड कर पाए हैं। वो कैसे कैलकुलेट हुआ, क्योंकि हमने यहां पर उनका अदिश गुणनफल किया, और अदिश गुणनफल करने के बाद हमने चेक किया कि उनका अदिश गुणनफल कितना आ रहा है, 0। और जब दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 आता है तो उन दोनों सदिशों के मध्य का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। सबको क्लियर रहेगा ये बात। चलिए, तो एक एग्जांपल हम और लेने की कोशिश करते हैं। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, एक 2 केजी का द्रव्यमान का एक कण को 80 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। धरातल से टकराने के पश्चात 5 मीटर की ऊंचाई तक वापस आ जाता है। यदि संपर्क समय 0.4 सेकंड हो तो धरातल द्वारा कण पर लगाया गया औसत बल क्या होगा। अच्छा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था औसत बल का। औसत बल का फॉर्मूला क्या था, वो था डेल्टा P बाई डेल्टा T। डेल्टा P क्या है यहाँ पे, संवेग में परिवर्तन, और डेल्टा T क्या है, समय अंतराल। अच्छा, डेल्टा P हम कैसे निकालेंगे, पहले हम प्रारंभिक संवेग निकालेंगे, अंतिम संवेग निकालेंगे, उसकी सहायता से क्या निकालेंगे, डेल्टा P। डेल्टा T हमें दिया हुआ है तो उस दोनों से हम एवरेज फोर्स या औसत बल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। एक कण को यहां से गिराया गया है, कितनी ऊंचाई से गिराया गया है, 80 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया है। अच्छा, क्या वो धरातल से टकराने से पहले क्या वो कुछ ना कुछ वेग प्राप्त कर चुका होगा। मैंने उस वेग का नाम दे दिया है v1। अच्छा, v1 की वैल्यू कितनी होगी, क्या मैं बोल सकता हूं, जब एक कण को किसी ऊंचाई से गिराया जाता है तो टकराने से पूर्व उसका वेग हो जाता है √2gh1। h1 जो है यहां पर ऊंचाई हो जाएगी। यदि इसे हम सोल्व करते हैं तो ये बनेगा 2 × 10 × 80, और जिससे सोल्व करेंगे तो ये आता है 40 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मैं कह सकता हूं टकराने से पूर्व उसका वेग कितना था, 40 मीटर पर सेकेंड। यहां तक कोई दिक्कत है। चलिए, अब वो गेंद टकराई, टकराने के बाद क्या वो एक किसी वेग v2 से लौटने की कोशिश करेगा। अच्छा, इस वेग से लौट रहा है, वो कितनी ऊंचाई तक लौट पाया है, सिर्फ 5 मीटर ऊंचाई तक वो जा पा रहा है। इसका मतलब v2 कुछ ना कुछ तो होगा। ध्यान रखना, यदि v2 0 होता तो कर्ण कभी लौट ही नहीं पाता। v2 कुछ ना कुछ होगा, और v2 खुद कितना होगा, ये अगेन इसी फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। बस h की जगह हमें h2 लेना पड़ेगा। तो इस बार 5 मीटर रखूंगा तो 2 × 10 × 5 का अंडर रूट। इसको आप चेक करना, ये आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। मतलब यदि हम इस प्रॉब्लम को अब दोबारा समझें तो ये एक प्रॉब्लम इस तरह से बन गई है, एक गेंद 40 मीटर पर सेकंड के वेग से टकरा रही है, और टकराने के पश्चात उसका वेग कितना रह जाता है, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो बताइए संवेग में परिवर्तन कितना होगा। तो बताइए, अब सदिश रूप हमको यूज कर रहे हैं। मैं इस दिशा को x एक्सिस मान रहा हूं, ऊपर वाली दिशा को y एक्सिस। तो बताओ ये दिशा कौन सी होगी, -y दिशा, जिसको -j भी ले सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, प्रारंभिक संवेग में लिखने जा रहा हूं टकराने से पूर्व। क्या उसका द्रव्यमान 2 kg है, जबकि उसका वेग कितना है 40, तो हम लिखेंगे 80। लेकिन किस दिशा में होगा, -j। क्यों, क्या है, क्योंकि कण का वेग जिस दिशा में होगा उसी दिशा में उसका संवेग भी होगा। चलिए, अंतिम संवेग क्या लिखोगे, अंतिम संवेग लिखेंगे, क्योंकि कण अब ऊपर की दिशा में लौट रहा है, द्रव्यमान वही 2 है लेकिन वेग 10 है, तो ये लिखा जाएगा 20 j। लिख सकता हूं नहीं। अच्छा, तो बताइए संवेग में परिवर्तन कितना होगा। क्या मैं इसका फॉर्मूला आपको बता चुका हूं, दैट इज P फाइनल माइनस P इनिशियल, और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा दैट इज 100 j। तो यहां से हमें संवेग में परिवर्तन तो पता चल चुका है। अब बात आती है औसत बल कितना होगा। मैंने बताया था औसत बल होता है डेल्टा P बाई डेल्टा T। डेल्टा P की जगह क्या परिमाण वाइज मैं सिंपली 100 लिख सकता हूं, डिवाइड बाई डेल्टा T। डेल्टा T हमें कितना दिया हुआ है, 0.4 सेकेंड। और जैसे आप इसको सोल्व करते हैं तो डेल्टा P बाई डेल्टा T हमें मिल जाता है 250 न्यूटन। तो मैं कह सकता हूं धरातल द्वारा इस गेंद के ऊपर लगाया गया औसत बल का जो मान होगा वो कितना होगा, 250 न्यूटन। सबको क्लियर है। तो यहां पर सबसे पहले हमने क्या किया, प्रारंभिक संवेग ज्ञात किया, फिर हमने क्या ज्ञात किया, अंतिम संवेग ज्ञात किया, फिर हमने उससे संवेग में परिवर्तन निकाला, फिर एफ एवरेज इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T से हमने औसत बल का परिमाण ज्ञात कर पाए हैं। वो कितना आया है, 250 न्यूटन। सबको क्लियर हुआ। चलिए, एक और प्रॉब्लम पे हम आते हैं। क्वेश्चन वैसा सही है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्या दिया, चेंज किया गया, 2 kg द्रव्यमान की एक गेंद एक बैट की ओर 60 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। टकराने के पश्चात यह 90 डिग्री के कोण पर मुड़ रही है।
विपरीत दिशा में नहीं आ रही है, 90 डिग्री के कोण पे जा रही है और किस चाल से जा रही है, 80 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है। तो हमसे पूछा गया संपर्क समय इतना है तो औसत बल क्या होगा। औसत बल वापस वही निकालना है, मतलब क्या क्या करना है, एफ एवरेज हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो सबसे पहला काम क्या होगा, डेल्टा पी फाइंड आउट करना। इसके लिए सिचुएशन समझते हैं। मान लीजिए गेंद पहले इस तरफ दिशा में आ रही थी, किस वेग से, 60 मीटर पर सेकंड से आ रही थी, ठीक है। बैट से टकराई और ये टकराने के बाद मैंने माना ये इस दिशा में चली गई है, किस वेग से, 80 मीटर पर सेकंड से इस दिशा में चली गई है। अच्छा, यहां पे क्या मैं इसको एक्स एक्सिस मान सकता हूं और इससे मैं क्या मान रहा हूं, वाई एक्सिस। तो बताइए प्रारंभिक संवेग हम क्या लिखेंगे, क्या मैं लिख सकता हूं, इसका प्रारंभिक संवेग होगा 2 × 60 आई कैप, एक्स एक्सिस मानते हुए। अच्छा, अंतिम संवेग हम क्या लिखेंगे, 2 × 80 जे कैप, लिख सकते हो नहीं। अच्छा, तो बताइए संवेग में परिवर्तन कितना होगा, P फाइनल माइनस P इनिशियल, लिख सकते हो नहीं। तो ये बनेगा 160 जे कैप माइनस 120 आई कैप। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। तो संवेग में परिवर्तन हमारे पास आ चुका है सदिश रूप में, और यदि मैं परिमाण वाइज लिखना चाहूं तो ये बनेगा √160 स्क्वायर प्लस 120 स्क्वायर। और आप चेक करके देख लीजिएगा, ये आता है 200 न्यूटन इंटू सेकेंड, जो संवेग में परिवर्तन की यूनिट भी हो सकती है। ये हमारे पास संवेग में परिवर्तन तो आ चुका है, लेकिन हमसे तो क्या पूछा गया है, औसत बल। अब औसत बल कैसे निकालें, संवेग में परिवर्तन आ चुका है, डेल्टा टी से हमें जस्ट डिवाइड करना है। तो बताइए एफ एवरेज कितना होना चाहिए, संवेग में परिवर्तन कितना है, 200। समय अंतराल कितना दिया हुआ है, आप देख सकते हैं समय अंतराल 0.2 सेकंड है। जैसे हम 0.2 सेकंड से इसे डिवाइड करेंगे तो यहां पे आंसर आ जाएगा 1000 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं औसत बल जो होगा बैट द्वारा जो लगाया गया है उसका मान कितना होगा, वो होगा 1000 न्यूटन। तो हमने सबसे पहले क्या किया, प्रारंभिक संवेग ज्ञात किया, फिर हमने अंतिम संवेग ज्ञात किया, फिर संवेग में परिवर्तन निकाला और फिर हम औसत बल पर पहुंच पाए जिसका मान आया है यहां पर 1000 न्यूटन। सबको क्लियर है। तो काम वही है जो हम कर रहे हैं, प्रारंभिक संवेग ज्ञात करना है, अंतिम संवेग निकालना है, संवेग में परिवर्तन निकालना है और फिर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से औसत बल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। क्लियर है सबको। चलिए एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पाइप है इस तरह से, और ये दिया हुआ है कण संपूर्ण गति में नियत चाल से, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है, नियत चाल से गति कर रहा है। चाल में कोई परिवर्तन नहीं है, भले ही उसकी दिशा में परिवर्तन हो रहा हो। हमसे पूछा गया ए से बी, यहां बिंदु ए से बिंदु बी जाने के दौरान औसत बल क्या लगेगा। औसत बल का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो ए से बी जाने में क्या समय के परिवर्तन हुआ पहले वो ज्ञात करेंगे, ए से बी जाने में क्या समय लगा वो भी ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि यहां समय भी नहीं दिया हुआ है और उनकी दोनों की सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, औसत बल। तो सबसे पहले हम इस दिशा को अगेन एक्स एक्सिस मान रहा हूं और इस दिशा को मैं क्या मान रहा हूं, वाई एक्सिस। एक्स दिशा में मानने के कारण बिंदु ए पर संवेग क्या लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं एम वी आई कैप, लिख सकते हो नहीं। अच्छा बताइए जब बिंदु बी पर पहुंचेगा क्या उसकी दिशा बिल्कुल विपरीत हो गई है, माइनस एक्स दिशा हो गई है, तो यहां पर संवेग लिखा जा सकता है माइनस एम वी आई कैप। तो संवेग में परिवर्तन क्या होगा, ए से बी जाने में मैं लिखूंगा अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, लिख सकता हो नहीं। अच्छा अंतिम संवेग क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। आप चेक करना ये बनेगा -2 mv आई कैप। तो बताइए परिमाण वाइज क्या लिखूंगा मैं इसको, परिमाण वाइज मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं दैट इज 2 mv। तो हमारा आधा पार्ट तो हो चुका है, डेल्टा पी हमें यहां पे मिल चुका है, मतलब संवेग में परिवर्तन तो हमें प्राप्त हो चुका है। लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाकी है, ए से बी जाने में समय कितना लगा, क्योंकि आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा होगा वहां पे समय अंतराल दिया था, लेकिन यहां तो समय दिया ही नहीं है। लेकिन हम समय फाइंड आउट कर सकते हैं नहीं, हाँ किया जा सकता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, यदि चाल नियत होती है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, लिख सकता नहीं। अच्छा ए से बी जाने में क्या मैं कह सकता हूं ये आधा वृत्त है, आधा वृत्त है मतलब यहां पर दूरी कितनी होगी, आधे वृत्त की दूरी होती है पाई इंटू आर, लिख सकता नहीं। अच्छा चाल कितनी है, चाल नियत है तो v हो जाएगा, इंटू समय जो लग रहा है ए से बी जाने में इसे हम t बोल देते हैं। तो यहां से बताओ t की वैल्यू कितनी आएगी, पाई आर बाई वी। यही आप समय बोल सकते हो, इसी को आप समय अंतराल भी बोल सकते हो। तो डेल्टा पी हमें पता चल चुका है, टी हमें पता चल चुका है, अब हमें सिर्फ लास्ट स्टेप बाकी है औसत बल। अच्छा जैसे कि हम लोग जानते हैं औसत बल होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी की जगह मुझे क्या लिखना चाहिए,
परिमाण वाइज 2mv। अच्छा, समय अंतराल कितना लगा, पाई आर बाई वी। आप एक बार चेक कर लीजिएगा, यहां से औसत बल जो है उसका मान आना चाहिए 2mv² डिवाइडेड बाई पाई आर। आंसर क्या आएगा औसत बल का, 2mv² डिवाइड बाई पाई आर। तो हमारा क्वेश्चन में थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, इस बार समय अंतराल भी हमें फाइंड आउट करना पड़ा कि कैसे यहां से यहां तक में कितना समय उस कण को लगेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी यहां पर नियत चाल। जब चाल नियत होती है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय। और उससे पहले हमने संवेग परिवर्तन तो पहले ही प्राप्त कर चुके थे, समय अंतराल यहां से मिल गया और उनकी सहायता से हमें औसत बल मिला है, दैट इज 2mv² बाई पाई आर। सबको क्लियर हुआ? चलिए एक और क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया गया है, इस पर हमें ग्राफ दिया गया, कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं दी गई, हमें ग्राफ दिया गया है। और ग्राफ भी किन किन के मध्य है, t और t के मध्य हमें ग्राफ दिया गया है। और हमसे पूछा गया t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर, t इक्वल्स टू 5 सेकंड पर और t इक्वल्स टू 7 सेकंड पर बल की गणना करनी है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि पीटी वक्र का जो ढाल होता है वो हमें क्या देता है, पीटी वक्र का जो ढाल होता है वो हमें क्या देता है, वो हमें देता है बल। तो यहां पर हमें पीटी वक्र का ढाल निकालना है किन किन समय पर, t इक्वल टू 1 सेकंड पर, t इक्वल टू 5 सेकंड पर और t इक्वल टू 7 सेकंड पर हमें इनकी ढाल निकालनी है। और ढाल ही किसके बराबर होगा, बल के बराबर होगा। तो मैंने लिखा है पीटी वक्र का ढाल हमें क्या देता है, बल देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस ग्राफ से। अच्छा, अब बात करते हैं t इक्वल टू 1 सेकंड पर, t इक्वल टू 1 सेकंड पर। अच्छा, 1 सेकंड पर क्या हम ढाल निकाल सकते हैं? आप देख सकते हैं 0 से लेकर 2 सेकंड तक इसका ढाल क्या होगा, नियत होगा। और ढाल का मान कितना होगा, ढाल का मतलब होता है tan थीटा। ये वैल्यू कितनी है 10, ये वैल्यू कितनी है 2। तो बताइए ये थीटा कितना हो, tan थीटा कितना होगा, 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5। तो यहां पर इसका ढाल जो आएगा 5 आएगा। तो मैं बोल सकता हूं t इक्वल टू 1 सेकंड पर इसका जो बल आएगा, या जिसको हम dp बाई dt भी बोल सकते हैं, वो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो हमारे t इक्वल टू 1 सेकंड पर फोर्स की गणना हो चुकी है, वो कितना आया है 5 सेकंड। अच्छा, बात आती है सेकंड पार्ट, t इक्वल टू 5 सेकंड पर। आप देख सकते हैं 5 सेकंड पर 2 से लेकर 6 सेकंड तक इसका ढाल कितना है, 0 है। इसका मतलब 5 सेकंड पर भी इसका ढाल कितना रहेगा, 0। इसका मतलब इसका बल कितना रहेगा, 5 सेकंड पर 0 रहेगा। तीसरा पार्ट t इक्वल टू 7 सेकंड। 7 सेकंड क्या यहां कहीं होगा, यहां पर हमें ढाल निकालनी पड़ेगी। लेकिन हम देख सकते हैं 6 से लेकर 10 तक तो ढाल नियत ही है। इसका मतलब यहां पे ये मान कितना है 10, ये मान कितना है 4। तो क्या हम ये ढाल निकाल सकते हैं? तो यहां पर t इक्वल टू 7 सेकंड पर जो ढाल आएगी, या जिसको हम बल बोल रहे हैं, वो आएगी 10 डिवाइड बाई 4। तो माइनस साइन के साथ आएगा, वो आएगा -2.5 न्यूटन। अच्छा, माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि यहां पर ये अधिक कोण बना रहा है, और अधिक कोण बना रहा है तो उसका tan थीटा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसलिए इसे माइनस साइन के साथ हमें लिखना पड़ेगा। तो यहां पर 3 बातें हुई। 1 सेकंड पर आप देखा ढाल धनात्मक थी तो बल भी धनात्मक आया। t इक्वल टू 5 सेकंड पर ढाल 0 थी तो बल भी 0 आया। और t इक्वल टू 7 सेकंड पर ढाल ऋणात्मक थी तो बल भी ऋणात्मक आया। ऋणात्मक बल का मतलब होता है, परिमाण तो 2.5 है, बस उसकी दिशा विपरीत है, किसके, संवेग के विपरीत दिशा में वो कार्यरत हो रहा है। सबको क्लियर हुआ? तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या आई कि एक पीटी वक्र हमें दिया हुआ है और पीटी वक्र का ढाल हमें क्या देता है, वो हमें देता है बल। सबको क्लियर हुआ? चलिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे सामने। यहाँ है डिफरेंट परिस्थितियों में हम बल की गणना करना सीख रहे हैं, कैसे हम बल की गणना कर सकते हैं डिफरेंट केसेस के अंदर। करूं स्टार्ट? चलिए, सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जब एक कण टक्कर के पश्चात रुक जाता है। अच्छा, यहां पर बहुत सारे कण टकरा रहे हैं दीवार से कंटिन्यूअसली, तो यहां पर पहले एक कण के लिए हम बात करेंगे, ऐसे फिर हम बहुत कणों के लिए इसको एक्सटेंड कर देंगे। अच्छा, मुझे बताइए, जब एक कण m द्रव्यमान का है, v वेग से गति कर रहा है, तो इस कण का प्रारंभिक संवेग क्या लिखोगे? मैं सिंपली लिख सकता हूं mv। दिशा के लिए मैं आई कैप यूज कर सकता हूं, तो mv आई कैप। अच्छा, टकराने के बाद वो क्या कर रहा है, रुक जा रहा है, तो अंतिम संवेग क्या होगा, 0 होगा। तो बताइए संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा? संवेग में परिवर्तन हो जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल। लिख सकते हो नहीं? और जिसे आप चेक करेंगे तो ये आएगा -mv आई कैप। ये संवेग में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन यदि परिमाण वाइज बात करूं तो ये क्या सिंपली mv के बराबर होगा या नहीं होगा? तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एक कण के लिए यदि हम संवेग में परिवर्तन पता करते हैं, उसका परिमाण आएगा mv। अच्छा, मान लीजिए यदि ऐसे n कण टकरा रहे हो t सेकंड के अंदर, तो n कणों के लिए यही संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा,
कुल संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, NMV। लिख सकते हो नहीं, यहां तक कोई दिक्कत है? अच्छा, बात आती है तो औसत बल कितना होगा? औसत बल होता है डेल्टा P बाई डेल्टा T। तो डेल्टा P कितना होगा, NMV डिवाइड बाई T। T क्या है, ये T समय अंतराल के अंदर ये टकरा रहे हैं। इसको मैंने स्मॉल n लिख दिया। स्मॉल n किसको लिखा है, इस n बाई T को। स्मॉल n को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं जहां पर स्मॉल n जो है वो क्या है, n बाई T, जिसे नंबर ऑफ कणों की संख्या है प्रति सेकंड जो यहां पर टकरा रहे हैं। स्मॉल n क्या है, यहां पर प्रति सेकंड टक्कर करने वाले कणों की संख्या है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें पता चली, यदि एक दीवार से यदि n कण प्रति सेकंड टकरा रहे हैं और लौट कर नहीं आ रहे हैं, तो वहां पर कुल बल जो लग रहा है, F औसत जो लग रहा है, वो कितना आ रहा है, NMV। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, मान लीजिए ये कण टकराने के बाद समान चाल से ही विपरीत दिशा में लौट जाते तो क्या होता? समान चाल से ही विपरीत दिशा में लौट जाते तो क्या होता? क्या पहले स्टेप में किसी तरह का कोई परिवर्तन आता? नहीं आता, क्योंकि वो तो MV अभी भी था। अच्छा, टकराने के बाद क्या वो विपरीत दिशा में लौट रहे तो क्या अंतिम संवेग 0 होता? नहीं होता। वो कितना होता, -MV I कैप। तो संवेग में परिवर्तन कितना हो जाता, -2MV I कैप। वही हम नेक्स्ट केस में ले रहे हैं। यहां पर m वेग से टक्कर आ रही थी और v वेग से ही वो v वेग से आ रही थी और v चाल से ही ये वापस लौट रही है। चाल में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ दिशा परिवर्तित हो रही है। तो एक कण के लिए संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, 2mv। ये 2mv कैसे आया, एक बार दोबारा देख लीजिए। p इनिशियल क्या लिखोगे आप लोग, mv I कैप। अच्छा, p फाइनल आप लोग क्या लिखोगे, -mv I कैप। तो बताइए डेल्टा P आप लोग क्या लिखोगे? मैं लिखूंगा अंतिम माइनस प्रारंभिक, ये आएगा -2mv I कैप। और जिसका परिमाण वाइज बात करोगे तो वो हमें मिलेगा 2mv। लिख सकते हो नहीं? अच्छा, तो ऐसे n कण टकरा रहे हो तो n कणों के लिए यही फॉर्मूला बन जाएगा 2nmv। अच्छा, ये t सेकंड के अंदर टकरा रहे हो तो औसत बल क्या बनेगा, डेल्टा P बाई डेल्टा T, 2nmv। और n बाई T को अगेन क्या लिख रहा हूं मैं, स्मॉल n। और स्मॉल n क्या है यहां पर, प्रति सेकंड टकराने वाले कणों की संख्या को यहां पर वो दर्शा रहा है। तो यहां पर हमारे पास औसत बल का यहां पर क्या फॉर्मूला निकल कर आया, 2nmv। अच्छा, बात ये आती है हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। जब भी हमारे सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर ये डिसाइड करना है कि वहां पर बल कौन सा लग रहा है, वो टकरा कर लौट रहा है या टकरा के नहीं लौट रहा है। टकरा कर समान चाल से लौट रहा है तो हम लेंगे 2mnv, और नहीं लौट रहा है तो सिंपली आंसर लेंगे mnv। यहां पर n क्या दर्शा रहा है, n दर्शा रहा है प्रति सेकंड टक्कर करने वाले कणों की संख्या को यहां पर दर्शा रहा है। सबको क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए एक और केस हम यहां पर लेने की कोशिश करते हैं जिसमें गोली प्लस बंदूक निकाय की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर मान लीजिए n गोली प्रति सेकंड दागी जाती है तो वहां पर कितना बल लगेगा, इसकी कैलकुलेशन हम करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, गोली जब दागी ही नहीं गई है तो उसका संवेग इनिशियली कितना लूंगा मैं, 0। लेकिन गोली जैसे ही दागूंगा, m द्रव्यमान की गोली और v वेग से जा रही है तो उसका अंतिम संवेग क्या लिख सकोगे, mv। तो बताओ संवेग में परिवर्तन कितना हो जाएगा, क्या मैं सिंपली mv लिख सकता हूं? तो एक गोली के कारण संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, mv। होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा? यहां तक सबको क्लियर है? तो बताइए कुल n गोली यदि हम प्रति सेकंड दाग रहे हैं तो कुल संवेग में परिवर्तन कितना होगा, nmv। तो यहां पर n जो है दागी गई गोलियों की संख्या है प्रति सेकंड, तो यहां पे औसत बल जो आएगा वो nmv डिवाइड बाई t, और स्मॉल ये n बाई t को हम क्या लिख सकते हैं, प्रति सेकंड दागी गई गोलियों की संख्या। तो यहां पर ये आपकी प्रति सेकंड दागी गई गोलियों की संख्या को वो दर्शाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी एक फॉर्मूला हमारे सामने आ गया। औसत बल जो यहां पर लगेगा वो कितना आ रहा है, nmv। यहां पर ध्यान रखना है n जो है प्रति सेकंड दागी गई गोलियों की संख्या है, m जो है एक गोली का द्रव्यमान है, और v जो है किस वेग से वो गोलियों को दागा गया है उसको यहां पर वो दर्शा रहा है। इतना बल किस पे लगेगा, बंदूक के ऊपर लगेगा, ड्यू टू इन गोलियों के कारण। कह सकते हो नहीं? चलिए इस बात को समझने के लिए एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं जिसमें सारी बातों को मैं कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन करता हूं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 केजी का द्रव्यमान का एक आदमी चिकनी सतह पर 10 केजी के द्रव्यमान की मशीन गन लेकर खड़ा हुआ है। वह प्रति सेकंड कितनी गोलियां दाग रहा है, 120 गोलियां दाग रहा है, जिसमें प्रत्येक का द्रव्यमान 50 ग्राम है तथा चाल 100 मीटर प्रति सेकंड है। तो आदमी प्लस गन के का पीछे की ओर त्वरण क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि आदमी प्लस गन के ऊपर कुल कितना औसत बल लग रहा होगा। अभी अभी हमने देखा है औसत बल गोलियां दागने के कारण कितना लगता था,
वो लगता था NMV। यहां पर n क्या था? प्रति सेकंड दागी गई गोलियों की संख्या। क्या क्वेश्चन में हमें यहां पर 120 दिया हुआ है, तो n की जगह हम कितना लिखेंगे? 120। अच्छा, एक गोली का द्रव्यमान हमें कितना दिया हुआ है? 50 ग्राम। ग्राम को हम केजी में बदलेंगे तो क्या इसी चीज को हमें 50 डिवाइडेड बाई 1000 लिखना पड़ेगा, इनटू वेग कितना दिया हुआ है? 100 मीटर प्रति सेकंड। यहां पर हम इसे सोल्व करेंगे। देखिए आप आराम से चेंज कर सकते हैं। यहां से ये बल आ जाएगा 600 न्यूटन। मतलब यहां पर गन के ऊपर जो औसत बल लगेगा वो कितना लगेगा? 600 न्यूटन। यहां पर पहला पार्ट हमारा क्लियर हो जाता है। लेकिन इसने हमसे बल नहीं पूछा, हमसे त्वरण पूछा। अच्छा, त्वरण ए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? क्या हम लिख सकते हैं वो F/m होगा। F की जगह कितना लिखना पड़ेगा? 600 न्यूटन हमें लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना लिखूंगा? यहां पर द्रव्यमान किस किस का लेना पड़ेगा? आदमी प्लस गन का। आदमी का कितना है? 50 प्लस गन का कितना है? 10। आप चेक करके देख लीजिएगा, यहां से उनका त्वरण जो आएगा वो आएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर जो आदमी और गन है जो पीछे की ओर गतिशील होंगे किस त्वरण से? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। क्लियर है सबको? चलिए एक और क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। इस बार यहां पे दिया हुआ है एक चकती है जिसका द्रव्यमान कितना है? 1 kg। इस पर 0.05 kg की द्रव्यमान की 10 गोलियां प्रति सेकंड की दर से दागी गई है। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी लिखी है, उसी चाल से लौटती हैं। मतलब टकराने के बाद वो लौट रही है। ये सिचुएशन हमको दी गई है, तो हमसे पूछा गया गोलियों की चाल क्या होगी। काम क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनना। यहां पर एक चकती दी हुई है। अच्छा, चकती पर नीचे की तरफ कौन सा बल लगेगा? क्या उसके द्रव्यमान के कारण एक mg बल लगेगा। m कितना है? 1। g की वैल्यू मैं 9.8 ले रहा हूं, तो g कितना हो जाएगा? 9.8। इतना बल नीचे की ओर लगेगा। अब बात है इसको संतुलित करने का काम कौन करेगा? यहां पर कंटिन्यूअसली गोलियां जाके टकरा रही होंगी और जिस चाल से टकराएंगी उसी चाल से वो लौट भी रही हैं। तो क्या उन गोलियों के संवेग में परिवर्तन होगा? उसके कारण एक बल लगेगा और वही बल इसको संतुलित करेगा। लेकिन बात आती है इस गोलियों के कारण इस चकती पर कुल कितना बल लगेगा? क्या इस समान चाल से लौट रही है? तो इसलिए मैं इसका औसत बल गोलियों के कारण जो लगेगा वो मैं लिख सकूंगा 2mnv। यहां पर 2 का फैक्टर क्यों आया? क्योंकि वो समान चाल से क्या कर रही है? लौट रही है। अच्छा, लौट नहीं रही होती तो यही बल कितना होता? mnv। यहां पे n क्या बताता है? प्रति सेकंड दागी गई गोलियों की संख्या। अच्छा, इसको हम सोल्व करते हैं। यहां पे 2, मास कितना है प्रत्येक गोली का? 0.05। अच्छा, प्रति सेकंड कितनी गोलियां दागी गई हैं? वो दागी गई हैं आपके सामने दी हुई हैं, दैट इज 10। अच्छा, किस चाल से दागी गई है? मैंने सपोज कर लिया v वेग से वो दागी गई है। तो ये औसत बल लगेगा किसके कारण? गोलियों के कारण। किस पर? चकती पर। अच्छा, ये बल किसको संतुलित करेगा? इस बल को संतुलित करेगा। तो यदि हम इसको सोल्व करें तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0.05 इंटू 10 इंटू वी। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 9.8। और यदि आप इसे सोल्व करते हैं तो यहां से वेग की गणना हो जाती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर जो गोलियां दागी गई है वो किस वेग से दागी गई है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड से दागी गई है, ताकि वो टकराने के बाद इतना बल इस पर लगा सके जो इसके mg को संतुलित कर सके। सबको क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए एक और क्वेश्चन हम लेने की कोशिश करते हैं। इस बार गेंद जो है वो इस तरह से आके टकरा रही है और हमसे यहां पर औसत बल की गणना करनी है। ध्यान रखना, क्या फाइंड आउट करना है? औसत बल। औसत बल फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले में अभी भी कोई चेंज नहीं है। औसत बल क्या होता है? डेल्टा P बाई डेल्टा T। कह सकते हो नहीं? अच्छा, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर थीटा दीवार के साथ दिया गया है, तो हमें कैसे फाइंड आउट करना पड़ेगा? आप ध्यान से समझिएगा। यहां पर ये कोण 30 डिग्री है, तो क्या मैं इसके 2 घटक कर सकता हूं वेग के? ये कोण 30 है तो ये कोण भी कितना होगा? 30। तो ये घटक कितना हो जाएगा? v cos 30। और ये घटक कितना होगा? v sin 30। ठीक है। सिमिलरली ये टकराने के बाद इस तरफ जाएगा तो इसका ये कोण 30 है तो ये कोण भी कितना होगा? 30। तो ये बनेगा v cos 30 और ये घटक बनेगा v sin 30। तो यहां पर सबसे पहले हमें संवेग में परिवर्तन निकालना पड़ेगा और संवेग में परिवर्तन निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका था। प्रारंभिक संवेग लिखो, अंतिम संवेग लिखो, फिर डेल्टा पी से संवेग में परिवर्तन निकलेगा। प्रारंभिक संवेग को मैं लिख रहा हूं सदिश रूप में mv। अच्छा, ये कौन सी दिशा है? एक्स एक्सिस मान रहा हूं, तो mv sin 30 i कैप प्लस mv cos 30 j कैप। लिख सकता हूं नहीं? क्योंकि ये एक्स एक्सिस मान रहा हूं, इसको वाई एक्सिस मान के चल रहा हूं। अच्छा, अंतिम संवेग क्या लिखोगे? यहां पे क्या होगा? माइनस mv sin 30 i कैप प्लस mv cos 30 j कैप।
ये हमारा अंतिम संवेग हो गया। तो बताओ डेल्टा पी कितना होगा? डेल्टा पी हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और यहां से हम लिख सकेंगे माइनस 2mv साइन 30 आई कैप। ध्यान रखना कोस वाली टर्म यहां पर कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी। तो संवेग में परिवर्तन का परिमाण हमें डायरेक्टली मिल चुका है, वो कितना आएगा 2mv साइन 30। यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए, संवेग में परिवर्तन आ गया, औसत बल हमें निकालना है। औसत बल कैसे निकालूंगा? संवेग में परिवर्तन बाई समय अंतराल दैट इज डेल्टा टी। आप चेक कीजिएगा, ये आएगा 2mv साइन 30 डिवाइडेड बाई समय अंतराल कितना दिया हुआ है हमें 0.25 सेकेंड। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन हम करके देखने की कोशिश करते हैं। वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 0.5 kg दिया हुआ है। वेग कितना दिया हुआ है? वेग हमें दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड। यदि हम इन वैल्यूज को यहाँ पे रख देते हैं तो ये बनेगा 0.5 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 0.25। अच्छा, यहाँ से साइन 30 से 2 कैंसिल कर दिया है, तो इसको सोल्व करने पर ये आ जाता है 24 न्यूटन। तो यहाँ पर औसत बल जो लगेगा वो कितना लगेगा 24 न्यूटन लगेगा। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर एक आती है, यदि ये कोण यहां से नहीं देकर यहां से दिया होता तो इसका एक सीधा सीधा रिजल्ट हमने अभी याद भी किया था। इस तरह की सिचुएशन में संवेग में परिवर्तन कितना होता था 2mv cos थीटा, लेकिन उस केस में थीटा कहां से होता था? लंब के साथ बनाया गया कोण होता था। हम चाहें तो ये सारा स्टेप अवॉइड कर सीधा भी लिख सकते थे, लंब के साथ इसका एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो यही आंसर रहता 2mv cos 60 बन जाता, और वहां से हम कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट भी कर सकते थे। यहां तक सबको समझ में आया? तो आज हमने क्या क्या सीख लिया? न्यूटन का प्रथम नियम सीखा, न्यूटन का द्वितीय नियम सीखा, औसत बल कैसे निकाला जा सकता है वो हमने कैलकुलेट करने की कोशिश की है, संवेग से बल को कैसे रिलेट किया जा सकता है वो हमने यहां पर समझने की कोशिश की है। यहां तक सबको क्लियर है?